तो आश्रय आश्रय भाव अपन ने देख लिया था। अब अपन को यहाँ पे चिकित्सा से पढ़ना था। चिकित्सा किसकी करेंगे हम? यहाँ पे जो अपन ने धातुएं पढ़ी थी और मल पढ़ा था, तो अपन ने क्या बोला था कि दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, या दोष धातु मला मूलम सदा देहस्य। ठीक है, तो ये देखे मूल थे। अब इसके अंदर दोष अगर कम ज़्यादा हो जाते हैं तो उसकी चिकित्सा उसमें पहले बता दी कि जो जिसका जो गुण होता है उसके विपरीत गुणों का सेवन कर लो, तो ये दोष की चिकित्सा हो गई। इसके अलावा आगे वात पित्त कफ के अलग अलग उपक्रम, उपक्रम मतलब चिकित्सा, हम आगे वाले नेक्स्ट चैप्टर के अंदर भी पढ़ेंगे। यहाँ पे धातु की और साथ में मल की, जो पुरीश मूत्र और स्वेद, उससे उत्पन्न जो विकार होते हैं उसकी चिकित्सा के बारे में बात करी है ना। तो देखो सबसे पहले क्या बोला कि चिकित्सा के अंदर सबसे पहले यहाँ पे रक्त धातु की बात करी है। रस की क्यों नहीं करी? क्योंकि अपन ने पहले क्या पढ़ा था कि रसोपि श्लेष्मवत्, तो जो श्लेष्मा की, जो कफ दोष की चिकित्सा होगी वही रस धातु की भी चिकित्सा होगी, इसलिए उसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया। तो यहाँ पे सीधा रक्त से स्टार्ट कर लिया। तो बोला कि अगर देखो रक्त की वृद्धि होती है तो उससे अगर कोई रोग होता है तो उसकी चिकित्सा क्या करोगे? दो चीज़ें करोगे। अगर बढ़ गया है तो निकाल दो, तो रक्त का स्रवण कर दो। ठीक है, रक्त स्रवण मतलब कि रक्त मोक्षण, है ना। रक्त मोक्षण अपन ने शरद ऋतुचर्या के अंदर भी पढ़ा था, तो रक्त मोक्षण कर दो। दूसरा क्या है कि अगर यहाँ पे रक्त बढ़ गया है मतलब पित्त भी बड़ा होगा, और पित्त के लिए बेस्ट चिकित्सा कौन सी होती है? विरेचन होती है, तो विरेचन कर दो। तो ये रक्त के लिए हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट धातु कौन सी आती है? मांस वाली। तो मांस धातु, मांस वृद्धि के लक्षण जो थे उसके अंदर देखो, याद करो अपन ने क्या पढ़ा था? अर्बुद पढ़ा था, और जो सिस्ट हो रही थी, ग्रंथि रोग हो रहा था, इसके अलावा गंडमाला जो हो रही थी, मतलब ट्यूमर पॉलिप ऐसी चीज़ें हो रही थी। तो उसके अंदर क्या है, मांस की अगर वृद्धि हो जाती है, मांस की कहीं पे अतिवृद्धि होती है, तो उसके लिए क्या बोला कि इसमें चिकित्सा शस्त्र क्षार और अग्निकर्म से करनी है। किसकी करनी है? शस्त्र मतलब कि सर्जरी वाला काम करना है, दूसरा क्षार का यूज़ करना, और साथ में अग्निकर्म भी कर सकते हैं हम। अग्निकर्म मतलब वहाँ पे वो जो आउटग्रोथ होती है ना उसको जला देते हैं, मस्से वगैरह होते हैं ना तो उसको जला देते हैं, तो वो अग्निकर्म हो जाता है। तो ये मांस धातु के हो गया। उसके बाद में क्या हो गया? मेद धातु। अब मेद के अंदर यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ इन्होंने बताई है कि या तो मेद की वृद्धि हो जाए या फिर मेद का क्षय हो जाए। मेद की वृद्धि हो जाए मतलब कि स्थूलता आ जाए, मोटा हो जाए इंसान, है ना। तो अगर स्थूलता आ जाती है तो अभी अपन ने इससे पहले वाले ही श्लोक के अंदर क्या पढ़ा था कि हमेशा जहाँ पर भी किसी चीज़ की वृद्धि होती है उसकी चिकित्सा कैसे करोगे? अपतर्पण से करोगे या लंघन से करोगे। तो मेद वृद्धि की चिकित्सा कैसे करोगे? कृषिता कारक योगों से, मतलब कि अपतर्पण से करनी है। फिर अगर क्षय हो जाता है मेद का तो उसकी चिकित्सा कैसे करनी है? उसकी वृद्धि करा के करनी है, मतलब कि बृंघन चिकित्सा इसके अंदर करनी है। तो यहाँ पे मेद की बात हो गई। मेद के बाद में नेक्स्ट धातु आती है मज्जा और शुक्र। तो यहाँ पे मज्जा और शुक्र की जो चिकित्सा है वो उसको मेंशन नहीं किया। कौन कौन सी नहीं की? साइड में लिखना कि रस को नहीं किया, दूसरा मज्जा नहीं किया, शुक्र नहीं किया। तो मज्जा शुक्र इसमें नहीं किया, वैसे मैं बता देती हूँ, चरक ने इसे मेंशन किया है। चरक में क्या बोला है उन्होंने कि मधुर और तिक्त द्रव्यों का तो सेवन कराओ, साथ में क्या करो? व्यायाम करो, मैथुन करवाओ, और एक और चीज़ शोधन। ठीक है, ये चार चीज़ें उसमें उन्होंने बोली है कि मज्जा और शुक्रगत जो शुक्र धातुगत जो रोग होते हैं उसकी चिकित्सा में मधुर तिक्तन का सेवन कराओ, व्यायाम, मैथुन और शोधन। ठीक है, तो ये साइड में लिख लेना, चाहो तो लिख सकते हो, बाकी इसके अंदर नहीं बताया। अब यहाँ पे सीधा ये मल स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे धातु की बात कंप्लीट हो गई थी, अब मल की बात करेंगे कि पुरीश का वेग, है ना, पुरीश के बढ़ने से। तो पुरीश के अंदर भी दो चीज़ें, जैसे मेद के अंदर दो था कि या तो मेद की वृद्धि हो जाए या मेद का क्षय हो जाए, ऐसे पुरीश की या तो वृद्धि हो जाए या फिर पुरीश का क्षय हो जाए। तो अगर पुरीश की वृद्धि हो जाती है तो कैसे चिकित्सा करनी है? अतिसारवत करनी है। तो अतिसार में यही तो होता है, पुरीश की वृद्धि हो जाती है ना, डायरिया हो जाता है, तो अतिसारवत इसमें चिकित्सा कर दो। और इसके अंदर क्या करोगे? इसमें पुरीश का क्षय हो गया है, तो क्षय हो गया मतलब कमी हो गई, तो हमें पुरीश को बढ़ाना है, मतलब ऐसी चीज़ देनी है जो कि मल को बढ़ाए। तो शरीर में मल को बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ होती है माश, वेजिटेरियन के लिए। ठीक है, माश, माश कौन सी दाल होती है? उड़द की दाल होती है, ये मल को बढ़ाती है। माश के साथ में एक नाम और याद कर लो, राजमाश। माश मतलब उड़द की दाल, राजमाश मतलब राजमा। ठीक है, तो ये तो इसके लिए हो गया। दूसरा, इसके साथ में उसको मांस भी खिलाना है जो खाते हैं। तो कौन सा मांस खिलाओगे? जो भेड़ और बकरा होता है, भेड़ और बकरे के मध्य काय का मांस खिलाना है उसको, उससे पुरुष की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या है देखो यहाँ पे मूत्र की चिकित्सा। तो मूत्र में भी जैसे पुरुष के अंदर दो कंडीशन थी, ऐसे मूत्र में भी आएगी। मूत्र के अंदर या तो उसकी वृद्धि हो जाएगी या उसका क्षय हो जाएगा। तो मूत्र की अगर वृद्धि हो जाएगी तो कैसी चिकित्सा करनी है? प्रमेहवत चिकित्सा करनी है। प्रमेह मतलब डायबिटीज़, डायबिटीज़ इंसिपिडस में पॉलीयूरिया होता है ना, तो उसमें जो चिकित्सा हम देते हैं वही मूत्र वृद्धि में चिकित्सा देनी है। और मूत्र का अगर क्षय हो जाता है तो उसमें कौन सी चिकित्सा देनी है? उसमें मूत्र कृच्छवत,
मूत्रकृच मतलब डिसयूरिया, जिसमें पेनफुल मिक्सचरेशन होता है, क्वांटिटी में भी कम होता है, वो तो मूत्रकिच्छुवत उसमें चिकित्सा देनी है। फिर लास्ट में आता है स्वेद। अगर स्वेद में कोई दिक्कत आ रही है ना, स्वेद व स्रोतस के कारण, स्वेद क्षय से पैदा हुए अगर रोगों को, अगर कोई रोग होता है तो उसकी चिकित्सा क्या करो भाई, स्वेद का क्षय हो गया है ना, क्षय हो गया तो अपन को स्वेटिंग इंड्यूस करनी है, तो कौन सी चीज़ें करोगे, व्यायाम करवाओगे, अभ्यंग करवाओगे, स्वेदन कराओगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है मद्यपान। ये मैंने कल की लास्ट क्लास में भी बताया था कि मद्यपान क्यों ज़रूरी है। वहाँ पे क्या हो रहा है, देखो स्रोतस ब्लॉक हो रहे हैं, इसकी वजह से उसको स्वेटिंग नहीं हो रही है, तो मध्य सूक्ष्म स्रोतों अनुप्रवेश होने के कारण अपने चैनल्स को खोल देगा और वहाँ पे उसको स्वेटिंग इंड्यूस करवा देगा। ठीक है, तो ये हमने 7 धातु, सॉरी 7 में से 3 हटा दो तो 4 धातु और 3 मल, इनकी चिकित्सा देख ली। अब आगे देखो, आगे बोल रहा है कि वृद्धि और क्षय, यहाँ पे अग्नि की बात करेंगे। देखो क्या है कि अपने स्थान में स्थित रहने पर भी पाचक अग्नि के वे अंश जो धातुओं में रहते हैं उनके मंद होने से धातु की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे देखो अग्नि की, कौन सी अग्नि की बात हो रही है, एक तो होती है जाठराग्नि, है ना। अब जाठराग्नि के अधीन 2 अग्नियां और होती है, एक तो होती है धात्वाग्नि, ठीक है, दूसरी होती है भूताग्नि। आपने पढ़ा था ना फिजियोलॉजी में कि टोटल 13 तरह की अग्नियां होती है। ठीक है, ये जाठराग्नि मेन होती है जो इन दोनों को मेंटेन करने का काम करती है। तो धातु 7 होती है तो 7 धात्वग्नियाँ होती है, और 5 महाभूत के हिसाब से 5 भूताग्नि होती है। अब इस धातु का जो अंश, ये क्या बोल रहा है कि पाचक अग्नि का वो अंश जो धातु में रहता है, मतलब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, ये धात्वग्नि की बात कर रहा है। अगर ये मांद्य हो जाता है, अगर ये धात्वग्नि मंद पड़ जाती है तो धातु की वृद्धि होती है, और अगर ये अग्नि तीक्ष्ण हो जाती है, प्रदीप्त हो जाती है, तो धातु का क्षय हो जाता है। अब यहाँ पे धातु, कौन से धातु की, यहाँ पे ऊपर लिखना कि पूर्व धातु की वृद्धि हो जाती है। अगर धात्वग्नि, ठीक है, इसकी वृद्धि हो जाती है, यहाँ पे धात्वग्नि का अगर क्षय हो जाता है, तो अगर धात्वग्नि की वृद्धि हो जाती है तो धातु का क्षय होता है। कौन सी, पूर्व धातु का क्षय होता है। ठीक है, पूर्व धातु का क्षय। और धात्वग्नि की अगर कमी हो जाती है तो पूर्व धातु की वृद्धि हो जाएगी। अब देखो इसको वापस एग्जाम्पल से समझने, मैंने कल भी समझाया था, एक बार वापस समझो इसको। जैसे कि मान लो रक्ताग्नि है हमारे पास, है ना, रक्ताग्नि। अब मैं बोल रही हूँ कि ये जो रक्ताग्नि है, जैसा इसमें बताया कि रक्ताग्नि मंद हो गई, तो रक्ताग्नि का काम क्या होता है भाई, रस से ये रक्ताग्नि उसके ऊपर काम करेगी और उसको क्या बनाएगी, रक्त बनाएगी, है ना। अब ये अगर अग्नि मंद हो गई, अगर ये मंद हो गई तो इसको, इसका इसमें कन्वर्जन का प्रोसेस भी मंद हो गया, मतलब कि रक्त धातु कम बनेगी। तो अगर कम बनेगी तो सारा जो आहार रस है वो क्या बन जाएगा, वो रस धातु ही बनेगा, और रस धातु रक्त में तो कन्वर्ट ही नहीं होगी। तो वो देखो रस धातु की वृद्धि हुई कि नहीं हुई। तो अग्नि मांद्य से, इस धात्वाग्नि के मंद होने से पूर्व धातु, पूर्व धातु मतलब पहले वाली जो धातु है, रक्त अग्नि अगर है तो उससे पहले वाली धातु कौन सी, रस हो गई, तो रस धातु की वृद्धि हो गई। अब इसी एग्जाम्पल में देखो कि अगर ये रक्ताग्नि बढ़ गई मतलब रक्त बहुत ज़्यादा बनेगा, तो रक्त बहुत ज़्यादा बनेगा तो रस तो बचेगा ही नहीं। तो अगर रक्त धात्वाग्नि बढ़ जाती है तो पूर्व धातु का क्षय हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ थी। अब देखो, अब यहाँ पे बताया है कि पैथोजेनेसिस, रोग की जो उत्पत्ति होती है वो कैसे होती है। तो देखो वात आदि दोष जो होते हैं, मधुर आदि 6 रसों के द्वारा दुष्ट होते हैं। तो सबसे पहले दोष की दुष्टि होती है, फिर किसकी होती है, धातु की होती है, और फिर ये धातु जाकर के मलायनों को दूषित करती है। ठीक है, ये इसके अंदर ये प्रोसीजर बताया है। अब ये जो दोष है ये भी कैसे दुष्ट हुए, तो ये हमने जो खाना खाया था उससे तो दुष्ट हो रहे थे। जो अपन खाना खा रहे थे, जो आहार ले रहे थे, उसका जब पाक हो रहा था, फिर उसमें से जो किट्ट बन रहा था, वही तो मल जो है वही तो दोष को भी बना रहा था। एक तरफ मल बनता है, जैसे रस धातु बनती है तो उसका जो मल बनता है उसके साथ में कफ दोष बनता है। तो ऐसे ही जब आहार का पाक होता है वैसे ही दोष बनते हैं। तो जब अपन ने आहार खाया तो आहार कैसा होता है, षड रस प्रधान होता है। तो ये 6 मधुर आदि रस जो अपन ने खाए हैं, ये अगर उल्टी सीधे तरीके से खाए हैं, अगर अपत्य का सेवन किया है, तो ये किसको, सबसे पहले दोष को दूषित करेगा। फिर दोष किसके अंदर आश्रित होते हैं, अपन ने आश्रय आश्रय भाव में देखा कि वो धातु में आश्रित होते हैं, तो वो अब वो धातु को दूषित करेगा। अब ये जो दूषित हुई हुई धातुएं हैं, ये क्या करेगी, ये मलायनों को दूषित करेगी। और वो मलायन कौन कौन से हैं, तो देखो 2 तो अधोमार्ग में हो गए, 2 अधोमार्ग में कौन से, मूत्र मार्ग और मल मार्ग। और क्या होते हैं, 7 7 शिर में, 7 शिर में कौन से होंगे, तो देखो यहाँ पे इधर ये लिखा हुआ होगा,
ये रहा कि दो तो कान हैं, दो नासा के रंध्र हैं, दो नेत्र हो गया और एक मुख हो गया, तो ये 7 शिर में। इसके अलावा एक कौन सा, स्वेदवाही स्रोतस से, स्वेदवाही स्रोतस कौन सा होता है, जो लोमकूप अपने होते हैं, ठीक है, तो रोमकूप जो कि असंख्य होते हैं, तो ये सारे जो होंगे ये मलायन होंगे। तो पहले रस जो होते हैं 6 रस, वो दोष को दूषित करेंगे, फिर दोष धातु को, धातु इन मलायनों को दूषित करेगी। इस तरीके से मलायन जैसे दूषित होते हैं तो वैसे अलग अलग तरीके के रोग होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। अब इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ वापस इधर शुरू हो रही है, ओज का वर्णन हो रहा है यहाँ पे। देखो ये बहुत ज़रूरी है। ओज का के बारे में क्या बोला है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं पीजी में भी और आपके प्रॉफ में भी। तो देखो ओज, ओजस्तु तेजो धातु नाम शुक्रांतानाम परम स्मृतम। अब इस लाइन को याद रखना रेफरेंस के लिए, ठीक है। यहाँ पे इधर डैश कर देते हैं, तेजो धातु नाम शुक्रांतानाम परम रसम परम स्मृतम, किसके बारे में कहा है, तो ध्यान रखो ये ओज के बारे में कहा है, ठीक है। फर्स्ट लाइन तो ये है। फिर क्या बोला है, हृदयस्थम अपि व्यापी देह स्थिति निबंधनम। फिर अब इसके गुण बताएंगे, ये मैं आगे आपको समझाऊंगे ना, हृदय में स्थित है कौन सा है क्या है, ये अभी बताएंगे। फिर आगे इसके पहले तो गुण देखो, तो कैसा होता है, स्निग्ध होता है, सोमात्मक मतलब शीत वीर्य का होता है, शुद्धम ईशत लोहित पीतिकम, ये इंपॉर्टेंट है। कैसा, ईशत, ईशत मतलब थोड़ा, लोहित लाल और पीले कर, पीले वर्ण का होता है। अगर ओज का वर्ण आपसे पूछा जाए तो लाल और पीले वर्ण का होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये ईशत लोहित पीतकम ये पूछा जाता है, तो ये किसके लिए, ओज के लिए बोला है, ओज का कलर ऐसा होता है। फिर अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत प्यारी लाइन आई है यहाँ पे, बहुत बार रेफरेंस इसका पूछा गया है कि यन नाशे नेतम नाशो यस्मिन तिष्ठति तिष्ठति, किसके लिए बोला है, तो देखो प्राण के लिए, फिर आत्मा भी दे देते हैं, फिर रक्त भी दे देते हैं। अभी अपन ने लास्ट क्लास में देखा था कि सुश्रुत ने रक्त को क्या बोला है, रक्तम जीवित स्थित, कि रक्त में जीव होता है। तो उससे भी ये बन सकता है कि भाई अगर रक्त नहीं होगा, यन नाशे नितम नाश हो, अगर ये नाश हो गया तो नाश निश्चित है। और जस्मिन तिष्ठति तिष्ठति, जिसके होने से जीवन रहता है, तो वो किसकी बात कर रहे हैं, वो ओज की बात कर रहे हैं ना। ये लाइन बहुत अच्छी है, इस लाइन को नोट करके रखना अच्छी तरीके से, ठीक है, ये बहुत प्यारी लाइन है। फिर क्या है, निष्पंदित ये तो भावा विविधा देश से है, इसी से सारे काम होते हैं। तो देखो ओज के बारे में अपन ने क्या पढ़ा, सबसे पहले ओज जो होता है उसके 2 टाइप होते हैं, जब फिजियोलॉजी में पढ़ोगे तो जो अपना ओज है उसके 2 टाइप है, एक है पर ओज, एक है अपर ओज, ठीक है। पर का मतलब क्या होता है, ये पदार्थ विज्ञान में पढ़ोगे, ये गुण आते हैं, पर, परत्व, अपरत्व वगैरह। तो पर का मतलब होता है श्रेष्ठ, ठीक है, पर मतलब श्रेष्ठ, और अपर मतलब निकृष्ट, मतलब इससे, इस श्रेष्ठ से थोड़ा सा कम क्वालिटी का। तो जो पर है, क्योंकि ये श्रेष्ठ है तो ये कहाँ रहता है, ये हृदय के अंदर रहता है, हृदय श्रेष्ठ होता है ना सभी में, तो हृदय के अंदर रहता है। लेकिन ये जो अपर ओज है ये कहाँ रहता है, ये पूरे शरीर के अंदर रहता है, पूरे शरीर में रहेगा, ठीक है। तो पर ओज हृदय में रहता है, ये पूरे शरीर में रहता है। फिर इसकी मात्रा, तो हृदय में रहता है, हृदय अपना छोटा सा है, तो इसकी मात्रा कितनी होगी, 8 बिंदु, 8 बिंदु इसकी मात्रा होगी। और जो अपर ओज है वो पूरे शरीर में घूमता है, तो इसकी कितनी होगी, अर्ध अंजलि, अर्ध अंजलि, अंजलि मतलब 2 हाथों को मिला करके वो जैसे अपन पानी पीने के लिए ऐसे बनाते हैं ना, उसको हम अंजलि बोलते हैं। तो अर्ध अंजलि इसका अपर ओज का परिमाण है। इसके अलावा मस्तिष्क का परिमाण भी यह है, वो अर्ध अंजलि बताया है, वहाँ पे CSF की बात कर रहे होंगे, मस्तिष्क से ये है ना, तो ये भी अर्ध अंजलि है। अब देखो बिंदु, बिंदु क्या होता है, बिंदु के लिए आचरण डेफिनेशन दी है कि अपनी जो तर्जनी अंगुली है उसके जो 2 पोर होते हैं, उसमें 3 पोर है ना टोटल, तो उसके 2 पोर को किसी लिक्विड के अंदर डुबा दो, और फिर उसमें से जितनी ड्रॉप्स गिर रही हैं, जितना अमाउंट वो उस लिक्विड का गिरेगा वो एक बिंदु होता है, ठीक है। जितना भी वो गिरेगा है ना, बिंदु का मतलब एक ड्रॉप नहीं है, वो 2 पोर आप डुबा लो, उसमें से कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड जो है वो गिरेगा, वो एक बिंदु होता है, ठीक है। तो ऐसे करके 8 बिंदु इस पर ओज का प्रमाण है, ठीक है, समझ में आ गया। ये 2 तरीके के ओज होते हैं। अब इसके अंदर और चीज़ क्या बताई कि ये स्निग्ध होता है, शीत होता है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन क्या थी कि ये ईशत लोहित पित्तकम होता है। फिर क्या है, यन नाशे नेतम नाशो यस्मिन तिष्ठति तिष्ठति, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे ओज क्षय के कुछ कारण लेंगे, इसको बस ऐसे रीड कर लेना। इसके जो लक्षण है ना, ये इंपॉर्टेंट है ओज क्षय के लक्षण। कारण तो देखो क्या है, क्रोध, भूख, चिंता, शोक, परिश्रम, ऐसे कष्ट कर लेते हैं तो ओज का क्षय हो जाता है। अब इसके जो लक्षण है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं, विभेति दुर्बलो विष्णु ध्याति व्यथितेंद्रिय, बताओ किसका लक्षण है, तो विभेति, डर, जहाँ पे भी डर वर लग रहा है इसका मतलब उसका ओज कम हो गया है। क्योंकि ये जो डर, बाकी सारे जो
अभी तुम दूसरे धातुओं में देखोगे ना तो उसके जो लक्षण आएंगे वो शरीर के ऊपर आएंगे, लेकिन ये क्या है, ये साइकोसोमेटिक लक्षण आएंगे, क्योंकि ओज जो होता है ना वो ना सिर्फ शरीर के बल्कि मानसिक बल के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो विभेदी, दुर्बल हो जाता है, ये सारे लक्षण किसमें, ओज के अंदर आएंगे। तो इसको याद रखना, ये विभेति दुर्बलोपेक्षणम से शुरू होने वाला ओज का है, ठीक है। फिर ध्याति व्यथित इंद्रिय, फिर दुष्छाया, दुर्मना, उसकी जो छाया होती है वो मलिन हो जाती है। दुर्मना उसकी जो होती है इंद्रियां वो अच्छी तरीके से काम नहीं करती, कांति रहित हो जाता है, और उसका मन जो होता है, दुर्मना मतलब मन दुखी हो जाता है। फिर रुक्षो भवेत क्षामश्च तच्छये, क्षाम हो जाता है उसका शरीर, क्षाम मतलब कमज़ोर पड़ जाता है, दुबला पतला पड़ जाता है, कृश हो जाता है, ठीक है। तो ये इसके ये श्लोक ये जाए याद करना तुम लोग, हमारे टाइम हमने किया था इसको पूरा। और अगर ये नहीं कर सको तो ये फर्स्ट लाइन तो बिल्कुल ध्यान रखना ही रखना कि ओज शय के अंदर कम से कम कुछ कुछ चीज़ें तो लिख सको। अब देखो, ओज शय की यहाँ पे चिकित्सा बताई है। चिकित्सा में क्या बोला है कि ओज को अगर बढ़ाना है तो जीवनीय गण की जो औषधियाँ हैं, जीवनी गण हम कहाँ पे पढ़ेंगे, एक तो इसके अंदर भी 15 चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, चरक के अंदर चरक सूत्र 4 के अंदर और पढ़ेंगे। तो जीवनीय ड्रग्स वो होती है, इसमें जनरली जो ड्रग्स है वो मधुर रस की होंगी, मधुर रस की होंगी, शीतवीर्य की होंगी। ये क्या करेगी, ओज को बढ़ाती है और इस तरीके से लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा देती है, ये जीवन को बढ़ाने वाली होती है, इसलिए हम इसे जीवनीय ड्रग्स कहते हैं। तो इसमें जीवनीय ड्रग्स का यूज़ करो, और क्या करो, औषध शीर, शीर मतलब दूध का यूज़ करो, और रस, रस किसका, मांस रस, तो मांस रस का यूज़ करो, ठीक है। ये 3 चीज़ें इसके अंदर बताई हैं। तो आप जीवनीय ड्रग्स याद कर लेना, काफ़ी है। फिर देखो, ओज वृद्धि के कुछ लक्षण बताए हैं आचार्य ने। इसमें ओज वृद्धि को कोई प्रॉब्लम नहीं माना है, क्या ओज में अगर वृद्धि हो रही है तो अच्छी बात है। ओज में वृद्धि में क्या होता है भाई, ओजस की वृद्धि पर होने पर देह स्थित मन वो प्रसन्न रहता है, शरीर पुष्ट होता है और बल का उदय होता है, ठीक है। फिर वृद्धिशय का चिकित्सा सूत्र क्या है, देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये लाइन है ना, ये लाइन रेफरेंस के लिए पूछी जाती है। ऐसी कैसी लाइन चरक के अंदर भी आती है, ऐसी नहीं है, मतलब उसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो इसका बस ध्यान में रख लेना कि इसके बारे में क्या क्या है, कि वृद्धि और क्षय का चिकित्सा सूत्र क्या कहता है कि जिस विरोधी अन्न से मनुष्य द्वेष करता है, अर्थात जिस आहार का वह सेवन नहीं करना चाहता, उसको छोड़ता हुआ और उस दोष धातु और मल की वृद्धि को जीत लेता है, अर्थात उसे बढ़ने ही नहीं देता, ठीक है। जिस अविरोधी आहार का वह सेवन करना चाहता है और उसका सेवन करता हुआ मनुष्य उस दोष धातु मल के क्षय पर विजय प्राप्त कर लेता है। मतलब सीधी सी बात यह है कि अगर मुझे रोग होता है कोई, ठीक है, तो वो रोग किसकी वजह से होगा, या तो कोई दोष धातु मल इम्बैलेंस हुआ है, तो कोई बढ़ा है या फिर कोई कम हुआ। अब इस टाइम में जब मैं बीमार हूँ तब मुझे किस चीज़ की इच्छा हो रही है, जैसे वात वृद्धि के अंदर अपन ने देखा था कि उष्ण कामित्व लक्षण आता है ना, तो उष्ण काम, उसको शीत से तो उसको द्वेष हो जाएगा कि मैं ठंडी चीज़ें नहीं खाऊं। जैसे जुकाम होता है, बुखार होता है, तो ठंडी चीज़ों से अपने आप गला दर्द करता है, तो अपने आप ऐसा लगता है ना कि नहीं, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। तो ये बिल्कुल वही बात कह रहा है कि जिस चीज़ से उसको द्वेष हो रहा है और उसका अगर वो सेवन नहीं करता, मतलब अगर मेरा गला दर्द कर रहा है और मैं ठंडी चीज़ें नहीं खाती हूँ तो मेरा जो रोग है वो जल्दी ठीक होगा, है ना। इसका उल्टा देखो क्या, कि जिस मैं बीमार हूँ और मुझे जिस चीज़ को खाने की इच्छा हो रही है, अब अगर मैं उसको खाती हूँ तो मेरा रोग उससे ठीक हो जाएगा। अगर मुझे जुकाम है, बुखार है और मुझे कुछ गर्म चीज़ खाने की इच्छा हो रही है और मैं उसको खा लेती हूँ तो वो मेरे लिए वहाँ पे पथ्य का काम करेगा और वो कफ का शमन कर देगा, ठीक है। तो जब जो बीमार इंसान होता है उसके जो मन में चीज़ आ रही होती है उसको वो खिलानी चाहिए, जिस चीज़ से उसको द्वेष हो रहा है उसको वो छुड़ानी चाहिए, लेकिन इसके लिए शर्त क्या है कि वो विरोधी नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कि उसको बुखार है और वो कह रहा है कि नहीं मुझे आइसक्रीम खानी है, अब उसका मन हो गया, ठीक है, तो ये विरोधी होगा उसमें, तो उसको वो नहीं देना है, लेकिन जो उसका मन कर रहा है उसको देना है, लेकिन वो विरोधी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पे आगे कुछ नहीं है कि दोष जो होते हैं वो अपने क्षमता के अनुसार कर्म करते हैं, और अगर सम प्रकृति में होंगे, अगर अविकृत होंगे तो वो अपने जो हमने काम बताए थे अभी चैप्टर के स्टार्टिंग में वो करेंगे, लेकिन अगर वो क्षीण और वृद्ध होंगे तो फिर वो क्या करेंगे, अपने प्राकृतिक कर्मों का त्याग कर देंगे और नई कोई पैथोलॉजी क्रिएट करेंगे। तो इसमें बस इतना ही सही था। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बाद में अपन ने नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे कल, 12th, ठीक है।